डॉक्टर मिला है और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं और वो विषय है NAS, नेशनल अचीवमेंट सर्वे, यानी राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण। ये जो है एक परीक्षा है, किस चीज की? सीखने के स्तर के मूल्यांकन हेतु। और ये जो परीक्षा है ये 12 नवंबर 2021 को होनी निश्चित हुई है। इसमें कक्षाएं कौन कौन सी होंगी? इसमें कक्षा तीसरी, 5वीं, 8वीं और 10वीं। मैं यहाँ विशेष रूप से 8वीं कक्षा की बात कर रही हूँ। 8वीं कक्षा में 4 विषय होंगे। वो 4 विषय कौन कौन से होंगे? विज्ञान, हिंदी, गणित और सामाजिक अध्ययन। मैं यहाँ सामाजिक अध्ययन की बात कर रही हूँ। हम इस सीरीज के तहत सामाजिक अध्ययन की कॉम्पिटेंसी वाइज वीडियो बनाएंगे। आप हमें ध्यानपूर्वक देखें, वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। इस वीडियो के तहत हम 8वीं कक्षा की जिन कॉम्पिटेंसीज को कवर करेंगे वे रहेंगी SST 823, 827, 831 और 833। ये जो कॉम्पिटेंसीज हैं ये सभी 8वीं कक्षा की सामाजिक और राजनीतिक जीवन भाग 3 से संबंधित हैं और इन कॉम्पिटेंसीज के अंतर्गत जो पाठ आएंगे वे हैं पाठ 1, पाठ 2, पाठ 3, पाठ 6 और पाठ 8। हम पाठ 1 से शुरू करेंगे और ये जितने भी पाठ हैं इनको कवर करते जाएंगे। तो चलिए हम पाठ 1 से शुरू करते हैं। भारतीय संविधान, सबसे पहले इसकी करते हैं। प्रश्न 1, मूलभूत शब्द से क्या अभिप्राय है? मौलिक या आवश्यक? दूसरा प्रश्न है, नेपाल की जनता नया संविधान क्यों चाहती थी? लोकतंत्र की स्थापना के लिए। प्रश्न नंबर 3, राज्य क्या होता है? ऐसी राजनीतिक संस्था जो निश्चित भूभाग पर रहने वाले लोगों का प्रतिनिधित्व करती हो। प्रश्न 4, सरकार क्या काम करती है? सरकार कानून बनाती है और उन्हें लागू करती है। प्रश्न 5, निम्नलिखित परिस्थितियों में कौन से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है? ये 4 स्थितियां दी गई हैं और इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन से मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रही है। तो एक है, यदि 13 साल का बच्चा कालीन के कारखाने में मजदूरी करता है तो ये कौन से मौलिक अधिकार का उल्लंघन है? ये है शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लंघन। अगला पॉइंट है, यदि किसी राज्य का नेता दूसरे राज्य के लोगों को अपने राज्य में काम करने से रोकता है तो ये किस अधिकार का उल्लंघन है? ये है स्वतंत्रता के अधिकार का। अगला पॉइंट है, यदि किसी जनसमूह को राजस्थान में तेलुगु माध्यम का स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दी जाती तो वो किस अधिकार का उल्लंघन है? वो है सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार का उल्लंघन। यदि सरकार सशस्त्र बलों में कार्यरत किसी अधिकारी को इसलिए पदोन्नति नहीं दे रही क्योंकि वह अधिकारी महिला है तो ये किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन है? तो ये है समानता के अधिकार का उल्लंघन। अगला प्रश्न है, नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई? 2006 में। प्रश्न 7, नेपाल के लोगों ने संविधान कब बनाया? 2015 में। लोकतंत्र की स्थापना तो 2006 में होगी थी, लेकिन संविधान कब बनाया था? 2015 में। अगला प्रश्न 8 है, संविधान किस आधार पर भेदभाव नहीं करता? धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर। प्रश्न 9 है, कोई भी ताकतवर समूह इन्हीं दूसरे लोगों के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल न कर सके, यह कार्य किसका है? संविधान का। प्रश्न 10 है, संविधान सभा के कुल कितने सदस्य थे? 300। संविधान सभा का गठन कब हुआ? 1946 में। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने संविधान को बनाने में कितना समय लगाया? 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। प्रश्न 13 है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। प्रश्न 14 है, भारतीय संविधान का कौन सा खंड उसकी अंतरात्मा है? मौलिक अधिकारों वाला खंड। प्रश्न 15 है, मौलिक अधिकारों की कुल संख्या कितनी है? 6।
समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? मौलिक अधिकार 6 थे और मौलिक कर्तव्य हैं 11। अगला है प्रश्न 17 अंतिम, भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? भारत के पड़ोसी देशों में हैं बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान। अब हम पाठ 2 करते हैं। पाठ 2 का नाम है धर्मनिरपेक्षता की समझ। इसमें प्रश्न नंबर 1 है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क और ख 2 कथन दे रखे हैं। क है मौलिक अधिकार लोगों की राज्य की सत्ता के साथ साथ बहुमत की निरंकुशता से भी रक्षा करता है, और ख है धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है? उत्तर है ये दोनों ही कथन सत्य हैं। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन से स्कूल प्रातःकालीन प्रार्थनाओं में किसी धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकते? निजी स्कूल, सरकारी स्कूल, निजी व सरकारी दोनों, यह ज्ञात नहीं। इसका सही उत्तर है सरकारी स्कूल। प्रश्न नंबर 3 है, धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा को क्या कहते हैं? धर्मनिरपेक्षता। प्रश्न 4, निम्नलिखित में से कौन कौन से संस्थानों से किसी खास धर्म को प्रोत्साहन देने की अपेक्षा नहीं की जाती? कचहरी, थाने या सरकारी दफ्तर, सरकारी विद्यालय। तो इसमें सभी जो हैं सत्य हैं, यानी किसी में भी हम किसी खास धर्म को प्रोत्साहन नहीं दे सकते, ना कचहरियों में, ना थाने में, ना सरकारी दफ्तर में और ना ही सरकारी स्कूल में। प्रश्न नंबर 5 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत में सभी को आसानी से एक धर्म से निकलकर दूसरे धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं। ख है भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, और ग है उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर है ख, यानी भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ये कथन सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, अमेरिका से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। क और ख दोनों 2 कथन दिए गए हैं। क है अमेरिका की विधायिका कानून बनाकर किसी धर्म को राजकीय धर्म घोषित कर सकती है। दूसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य और धर्म के पृथक्करण का अर्थ है कि राज्य और धर्म दोनों एक दूसरे के मामले में किसी प्रकार का दखल नहीं दे सकते। इसमें केवल क जो कथन है वो सही है, यानी अमेरिका की विधायिका कानून बनाकर किसी धर्म को राजकीय धर्म घोषित कर सकती है। चूंकि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो इसलिए हमारा देश यानी भारत देश ऐसा नहीं कर सकता। 7वां प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें। 2004 में फ्रांस में कानून द्वारा धार्मिक या राजनीतिक चिन्हों व प्रतीकों को धारण करके स्कूल में आना वर्जित कर दिया गया, यानी मना कर दिया गया। और ख है फ्रांस के अप्रवासी लोगों ने इस कानून का समर्थन किया। इसमें से केवल एक सही है, यानी क सही है। अगला और अंतिम प्रश्न है, भारतीय संविधान में निहित धर्म संबंधी अधिकारों के विषय में वर्णित निम्न कथनों पर विचार करें। क है संविधान में वर्णित प्रावधानों के आधार पर राज्य धर्म के मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। दूसरा है भारतीयों को प्राप्त मौलिक अधिकार धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का विरोध करते हैं। इसमें भी केवल क सही है। संविधान में वर्णित प्रावधानों के आधार पर राज्य धर्म के मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है, ये सही है। और इसी के साथ ही दूसरा पाठ पूरा हुआ। अब हम तीसरा पाठ करेंगे। पाठ 3 है, हमें संसद क्यों चाहिए। प्रश्न नंबर 1, भारत कब आज़ाद हुआ? 15 अगस्त 1947 को। प्रश्न नंबर 2 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ये प्रश्न अधूरा है, आप पूरा लिख लेना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में। अगला है प्रश्न नंबर 3, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब बना? 1909 में। प्रश्न नंबर 4 है, किस वर्ष में पहली बार आम चुनावों में ईवीएम का
इस्तेमाल किया गया? ये 2004 में हुआ था। तो सबसे पहले ईवीएम का इस्तेमाल कब हुआ था? 2004 में। 5वां प्रश्न है, लोकतंत्र का प्रस्थान बिंदु किसका विचार होता है? सहमति का विचार। प्रश्न 6 है, सहमति का क्या अर्थ है? सहमति का अर्थ है चाह यानी इच्छा, स्वीकृति और लोगों की हिस्सेदारी। 7वां प्रश्न है, लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण कौन होता है? व्यक्ति या नागरिक? सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। प्रश्न 8, व्यक्ति सरकार बनाने की मंजूरी कैसे देता है? चुनाव में वोट डालकर। प्रश्न नंबर 9 है, जनता द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधियों के समूह को क्या कहते हैं? संसद। प्रश्न 10, संसद किसको नियंत्रित व मार्गदर्शन करती है? सरकार का। संसद के 2 सदन कौन से हैं? राज्यसभा और लोकसभा। 12वां प्रश्न है, राज्यसभा व लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 245 राज्यसभा की और 545 लोकसभा की। 543 जमा 2 मनोनीत होते हैं सदस्य, तो टोटल 545। 13वां प्रश्न है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। प्रश्न 14, लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। प्रश्न 15, लोकसभा के चुनाव कितने वर्ष में होते हैं? 5 वर्ष में। 16वां प्रश्न है, लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री। प्रश्न 17, केंद्रीय सचिवालय की मुख्य इमारतें कौन सी हैं? 2, साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक। प्रश्न 18, राज्यसभा के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्यों की संख्या बताइए। 233 जो हैं वो निर्वाचित सदस्य होते हैं और 12 मनोनीत होते हैं, और कुल मिलाकर कितने होते हैं? 245, जबकि लोकसभा के 545 होते हैं, जिनमें से 543 निर्वाचित सदस्य होते हैं और 2 मनोनीत होते हैं। तीसरा पाठ भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम पाठ 6 को लेते हैं। इसका नाम है हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली। प्रश्न नंबर 1 है, जब हम किसी को अपराध करते हुए देखते हैं तो किसको खबर करते हैं? पुलिस को। प्रश्न 2 है, अपराधियों को गिरफ्तार कौन करता है? पुलिस। अगला प्रश्न है, कोई व्यक्ति अपराधी है या नहीं यह कौन तय करता है? अदालत यानी न्यायाधीश और या जज। प्रश्न 4 है, पाठ में वर्णित काल्पनिक कहानी में मिस्टर शिंदे और मिसेस शिंदे कहाँ रहती थी? मुंबई में। प्रश्न 5 है, मिसेस शिंदे की क्या चीज़ गुम हो गई थी? सोने की जंजीर या सोने का हार। प्रश्न 6 है, श्रीमती शिंदे ने सोने की हार या जंजीर चुराने का आरोप किस पर लगाया? नौकरानी शांति हेम्ब्राम पर, जो 3 साल से इस घर में काम कर रही थी। प्रश्न 7 है, शिंदे साहब ने शांति के बक्से की तलाशी ली तो उसमें से कितने रुपए मिले? 10,000 रुपये। 8वां प्रश्न है, अपराधी व्यक्ति का केस लड़ने वाले वकील को क्या कहते हैं? बचाव पक्ष का वकील या अधिवक्ता। प्रश्न 9 है, पुलिस में शिंदे द्वारा FIR करने पर शांति के साथ और किसे गिरफ्तार किया? शांति के भाई सुशील को। अगला प्रश्न है, शांति को छुड़ाने के लिए पुलिस में गए सुशील को सब इंस्पेक्टर राव ने क्या कहकर भगा दिया? अदालत से जमानत का आदेश लाने के लिए कहकर। 11वां प्रश्न है, सब इंस्पेक्टर राव ने सुशील को बिना कारण कितने दिन तक हवालात में रखा? 2 दिन। प्रश्न 12, अदालत ने कितने दिन बाद शांति की जमानत की अर्जी मंजूर की? 1 महीने बाद। अगला प्रश्न, संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत प्रत्येक व्यक्ति को वकील के जरिए अपना बचाव करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है? अनुच्छेद 22 के अनुसार। प्रश्न 14, संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार गरीब लोगों को वकील मुहैया कराने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है? अनुच्छेद 39A। प्रश्न 15, शांति की दलील सुनकर मजिस्ट्रेट महोदय ने किसे सरकारी खर्चे पर बचाव पक्ष का वकील बनाया यानी शांति का वकील बनाया? अधिवक्ता कमला राय को। प्रश्न 16, जिरह के दौरान अधिवक्ता कमला राय
सुशील व उसके मालिक से सवाल पूछकर क्या साबित करती है? वो ये साबित करती है कि शांति के संदूक से मिले 10,000 रुपये सुशील व उसकी बहन शांति की कमाई की रकम भी हो सकती है। प्रश्न 17, मुकदमा खत्म होने के बाद सुशील अधिवक्ता राय को क्या बताता है? इंस्पेक्टर शर्मा ने युवाओं के एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो सिंधे के मोहल्ले में गहनों की चोरी करते थे। प्रश्न 18, इंस्पेक्टर शर्मा का बयान सुनकर अधिवक्ता राय न्यायाधीश के सामने क्या दलील देती है? वह ये दलील देती है कि शांति निर्दोष साबित हो चुकी है, इसे बरी कर दिया जाए। शांति पर मुकदमा कितने समय तक चला? लगभग 1 वर्ष तक। 18/7/2006 जिस दिन शांति की गिरफ्तारी हुई उस दिन से लेकर 15/7/2007 जब शांति बरी हुई तब तक लगभग 1 वर्ष। 20वां प्रश्न है, मिसेज सिंधे व शांति की कहानी के आधार पर बताएं कि वे कौन कौन से अधिकारी हैं जो आपराधिक न्याय व्यवस्था में मुख्य भूमिका निभाते हैं? पुलिस, सरकारी वकील, बचाव पक्ष का वकील और न्यायाधीश। 21वां प्रश्न है, अपराध की जांच में पुलिस क्या क्या जांच करती है? शिकायत की जांच करना, उसके लिए गवाहों के बयान दर्ज करना, सबूत इकट्ठे करना, दोषी दिखाई देने पर आरोप पत्र या चार्जशीट दाखिल करना। प्रश्न 22 है, संविधान के अनुच्छेद 22 और फौजदारी कानून में गिरफ्तार व्यक्ति के मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? एक तो यह है कि गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है उसे। दूसरा है 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार। तीसरा है हिरासत में दुर्व्यवहार या यातना से बचने का अधिकार। और चौथा है 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चे या महिला को केवल सवाल पूछने के लिए थाने में नहीं बुला सकते। प्रश्न 23 है, सर्वोच्च न्यायालय ने व्यक्ति की गिरफ्तारी, हिरासत एवं पूछताछ के बारे में पुलिस एवं अन्य संस्थाओं के लिए बनाए नियमों को क्या कहते हैं? डी.के. वसु दिशा निर्देश। 24वां प्रश्न है, डी.के. वसु के दिशा निर्देश कौन कौन से हैं? पुलिस अधिकारी की पोशाक पर उसकी पहचान यानी नाम, पट्टी और पद लिखा हो। अगला है गिरफ्तारी के समय अरेस्ट मेमो के रूप में पूरी जानकारी के कागज हों। अगला है गिरफ्तार व्यक्ति को अपने संबंधी को जानकारी देने के अधिकार। अगर संबंधी जिले से बाहर है तो 8 से 10 घंटे के भीतर उसे गिरफ्तारी का समय, स्थान और हिरासत की जगह बताना। ये डी.के. वसु के दिशा निर्देश हैं। प्रश्न 25 है, पुलिस को प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी प्राथमिकी या एफआईआर किस रूप में दर्ज करवा सकते हैं? मौखिक या लिखित? दोनों तरह से। अगला प्रश्न है, एफआईआर में किस किस का उल्लेख होता है? वारदात की तारीख, समय तथा स्थान का, एफआईआर दर्ज करवाने वाले का नाम, हस्ताक्षर तथा पता। 27वां प्रश्न है, शिकायत करने वाले को पुलिस से एफआईआर की क्या मुफ्त पाने का अधिकार है? एफआईआर की नकल यानी फोटोकॉपी। 28वां प्रश्न है, श्रीमती शिंदे व शांति वाले मुकदमे को किस नाम से जाना जाता है? राज्य बनाम शांति हेम्ब्राम के नाम से। 29वां प्रश्न है, सरकारी वकील की भूमिका कब शुरू होती है? जब पुलिस जांच पूरी करके अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर देती है। 30वां प्रश्न है, न्यायाधीश की हैसियत किसके जैसी होती है? जैसे खेलों में अंपायर की होती है। 31वां प्रश्न है, जीवन के अधिकार का आश्वासन संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 21 में। प्रश्न 32, किसे केवल सवाल पूछने के लिए पुलिस थाने नहीं बुला सकती? महिला या 15 वर्ष के कम आयु के बच्चे को। प्रश्न 33 है, जब एक अपराध होता है तो गवाह के बयान कौन रिकॉर्ड करता है? पुलिस। जिरह क्या होती है? जब कोई गवाह अदालत में अपना बयान दे दे तो दूसरे पक्ष का वकील भी उससे सवाल पूछता है और उसके बयान को सही या गलत साबित करता है तो वो जिरह कहलाती है। प्रश्न 34 है, गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर अपराधी को किसके सामने पेश करना जरूरी होता है? मजिस्ट्रेट के। प्रश्न 35, अपराधी के साथ हिरासत में पुलिस कैसा व्यवहार नहीं कर सकती? दुर्व्यवहार या यातना नहीं दे सकती। 36वां प्रश्न है, अपराधी में मित्र या संबंधी को गिरफ्तार व्यक्ति की सूचना कितने घंटे के अंदर अंदर देनी जरूरी होती है? 8 से 12 घंटे के अंदर। प्रश्न 37 है, संविधान के किस अनुच्छेद में अपराधी को मौलिक अधिकार दिए गए हैं? अनुच्छेद 22। 38वां प्रश्न है,
किस जगह दिए गए बयान को आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? पुलिस हिरासत में दिए गए इकबाल या बयान को, क्योंकि वहाँ हो सकता है पुलिस के दबाव में उसने ये बयान दिया हो, इसलिए उसे सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। 39वां प्रश्न है, सब इंस्पेक्टर राव सुशील को 2 दिन तक हिरासत में क्यों रखता है? ताकि वह इल्ज़ाम कबूल कर ले। 40वां प्रश्न है, FIR की फुल फॉर्म क्या होती है? प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। 41वां प्रश्न है, निष्पक्ष सुनवाई के लिए क्या क्या जरूरी है? खुली अदालत, सबूतों का आधार, गवाहों से जीरा है। आगे 3-4 ये डेफिनेशन टाइप में दी गई हैं। आरोपी कौन होता है? जिस पर अदालत में किसी अपराध के लिए मुकदमा चल रहा हो वो आरोपी होता है। गवाह, किसी व्यक्ति को अदालत में यह बयान देने के लिए बुलाया जाता है कि इस मामले के संबंध में आपने क्या देखा या क्या सुना, तो वो गवाह होता है। निष्पक्ष, किसी एक का समर्थन किए बिना न्याय संगत व्यवहार निष्पक्ष कहलाता है। और इस के साथ ही इस पाठ के छोटे प्रश्न उत्तर खत्म हुए। पाठ 8 है, हाशियाकरण से निपटना। इसके छोटे प्रश्न उत्तर देखते हैं। प्रश्न 1 है, कौन से अधिकार सभी भारतीयों को समान रूप से मिलते हैं? मौलिक अधिकार। प्रश्न 2, संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता या छुआछूत का उन्मूलन किया जा चुका है? अनुच्छेद 17 व 15। प्रश्न 3 है, अस्पृश्यता कैसा अपराध है? दंडनीय। प्रश्न 4, दलित शब्द का क्या मतलब होता है? दबा कुचला। प्रश्न 5, महाराष्ट्र की विख्यात भक्त कवयित्री का नाम क्या है? सोयराबाई, और इसकी जाति महार थी, और ये 14वीं सदी के भक्त कवि चोखा मेला की पत्नी थी। प्रश्न 6 है, दलितों के लिए असमानता को खत्म करने के लिए किसकी व्यवस्था की गई है? आरक्षण की। 7वां प्रश्न है, आरक्षण का लाभ कौन उठा सकता है? खास दलित जाति या जनजाति समूह का व्यक्ति जो सरकारी सूची में शामिल हो। प्रश्न 8 है, पेशे से बुनकर कवि कबीर कौन सी सदी के कवि थे? 15वीं सदी के। प्रश्न 9 है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम कब बनाया गया? 1989 में, यानी 1989 में। प्रश्न 10 है, किसने पुजारियों के पैर धोने की परंपरागत रस्म निभाने के लिए मना कर दिया? जगमालपुर गांव के रत्नम ने। अगला प्रश्न है, जो व्यक्ति या समूह पुरजोर तरीके से अपनी बात रखता है उसे क्या कहते हैं? आग्रही। प्रश्न नंबर 12, किसी व्यक्ति या समूह को बाहर निकालने या प्रतिबंधित करने को क्या कहते हैं? बहिष्कार करना। प्रश्न 13, रत्नम ने अपने गांव में ऊंची जातियों द्वारा किए गए भेदभाव व हिंसा का विरोध करने के लिए क्या किया? शिकायत दर्ज करवाई व कानून का सहारा लिया। प्रश्न 14 है, आदिवासियों ने कौन से दशक में खुद को बड़े पैमाने पर संगठित किया? 1970 व 1980 के दशक में। प्रश्न 15 है, हाथ से मैला उठाने वालों को क्या कहते हैं? अछूत। 16वां प्रश्न है, गुजरात के भंगी, आंध्र प्रदेश के पाखी और तमिलनाडु के सिक लयार कौन सी श्रेणी में आते हैं? अछूत श्रेणी में, यानी हाथ से मैला उठाने के कारण। प्रश्न 17 है, सरकार ने एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्क्वेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन्स प्रोहिबिशन एक्ट कब पारित किया? 1993 में। 18वां प्रश्न है, सफाई कर्मचारी आंदोलन तथा 13 अन्य संगठनों ने सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका कब दायर की? 2003 में। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19, हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम कब लागू हुआ? 6 दिसंबर 2013 को। सीके जानू कौन है? आदिवासी कार्यकर्ता। प्रश्न नंबर 21 है, सीके जानू विभिन्न प्रदेश की सरकारों पर क्या आरोप लगाते हैं? आदिवासियों के कानूनों का उल्लंघन करने का, जो लकड़ी व्यापारी एवं पेपर मिल के नाम पर इनका उल्लंघन करते हैं। प्रश्न नंबर 22 है, केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी वन अधिकार मान्यता अधिनियम कब पारित किया? सन 2006 में।
प्रश्न 23 है, निम्न में से कौन से धर्म के लोग अल्पसंख्यक हैं? हिंदू, शैव, महार, पारसी। तो इसमें से पारसी धर्म के लोग अल्पसंख्यक हैं। अगला प्रश्न है, भंगी, पाखी और सिकलयार क्या कार्य करते हैं? हाथ से मैला उठाने का कार्य। प्रश्न 25, जगमालपुर गांव के लोग कितने वर्षों में एक बार स्थानीय देवता की पूजा करते हैं? 5 वर्ष बाद। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, आरक्षण के संदर्भ में किस स्तर पर जातियों की अलग अलग सूचियां हैं? केंद्र व राज्य स्तर पर। प्रश्न 27, आरक्षण की व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षा संस्थानों व सरकारी नौकरियों में किन को आरक्षण दिया गया है? दलित व आदिवासियों को। 28वां प्रश्न है, कौन से अनुच्छेद के तहत किसी भी दलित को मंदिर में प्रवेश करने, पढ़ने तथा सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने से नहीं रोका जा सकता? अनुच्छेद 17 के तहत। अगला प्रश्न है, समानता के सिद्धांत का हनन होने पर दलित कौन से अनुच्छेद का सहारा ले सकते हैं? अनुच्छेद 15 का। अगला और अंतिम प्रश्न है, 1993 में सरकार ने इम्प्लायमेंट ऑफ मैनुअल स्क्वेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन्स प्रोहिबिशन एक्ट पारित किया था। यह किस पर पाबंदी लगाता है? यह कानून सिर पर मैला उठाने वालों को काम पर रखने और सूखे शौचालयों का निर्माण करने पर पाबंदी लगाता है। और इसी के साथ ये इस पाठ के प्रश्नोत्तर समाप्त हुए।